आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म से संबंधित कुछ निगमन और सूत्रों के बारे में। प्रिज्म से संबंधित एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें प्रिज्म से संबंधित थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया गया था, और आज के प्रिज्म वाले इस वीडियो में हम इनसे संबंधित डेरिवेशंस को समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित निगमन, और इसमें पहला डेरिवेशन जो हम करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, या अपवर्तनांक डेल्टा एम मतलब अल्पतम विचलन कोण और ए मतलब अपवर्तक कोण, इन तीनों के बीच संबंध की। इस निगमन को समझने से पहले हमको चैप्टर को समझना अति आवश्यक है। अगर आपने एक बार इस प्रिज्म वाले चैप्टर को नहीं समझा है तो आप वीडियो देखकर इस प्रिज्म वाले चैप्टर को ज़रूर समझ लें, तो आपको ये डेरिवेशन समझने में यहाँ पर बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो एक दो पृष्ठों के बीच घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके रहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझने की। यह कोई किरण PQ है, PQ किरण है जो प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। अगर किरण आपतित हुई है तो ये Q क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा, और आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं LQM। कौन सा हमने अभिलंब खींचा? LQM, जो ये अभिलंब है किस पृष्ठ पर है? AB पृष्ठ पर अभिलंब है। यह PQ किरण इसके साथ I कोण बनाते हुए आपतित होती है। अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये प्रिज्म बिल्कुल इस रास्ते पर चलती हुई बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती, परंतु इस पृष्ठ से वो क्या वायु में चल रही थी, अब ये कांच में प्रवेश कर गई है। तो क्या होता है? चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः किरण अभिलंब की ओर झुकती है। वैसे किरण सीधी जा रही थी, अब ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी, और अभिलंब की ओर झुकेगी तो QT रास्ते पर चलने लगेगी। QT रास्ते पर चलते हुए जब ये पृष्ठ दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु T पर पहुंचेगी तो अब ये कांच वाले माध्यम से वायु वाले माध्यम में जा रही होगी। अब जब कांच वाले माध्यम से वायु में जाएगी तो जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है वहां पर हमने अभिलंब कौन सा खींचा? अब NTM, यह अभिलंब खींच दिया, और यह किरण अभिलंब से I2 कोण बनाते हुए बाहर की ओर निकल गई, और हमने देखा कि PQ किरण आई थी और जो निर्गत किरण है वो आधार की ओर झुकती हुई निकल जा रही है। इसे कहते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो LQN है हमारा क्या है? अभिलंब है। तो ये जो अभिलंब के साथ निर्गत किरण जो कोण बना रही है इसको हमने नाम दे दिया R1, और यह किरण जो कोण बना रही है इसको हमने नाम दे दिया R2। ध्यान रहेगा, यह पूरा कोण कितना है हमारा? I1, और यह पूरा कोण कितना है? I2। यह हमारा प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, इसको हम A लिखेंगे। यहाँ पर हमें प्रिज्म से संबंधित विचलन, अपवर्तनांक और अपवर्तक कोण के बीच संबंध ज्ञात करना है। ध्यान देने योग्य बात यह है, अब अल्पतम विचलन क्या है या विचलन क्या है? तो जाने वाली किरण अपने मार्ग से कितने कोण पर विचलित हो गई है, मतलब जाने वाली किरण या कह सकते हैं आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम विचलन कोण कहते हैं, अर्थात डेल्टा लिखते हैं। और डेल्टा M का मतलब होता है अल्पतम विचलन कोण। तो डेल्टा क्या है? जाने वाली किरण अगर विचलित ना हुई होती बिल्कुल सीधे इसी रास्ते पर जाती, और निकलने वाली किरण को अगर पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को R बिंदु पर काटते हैं, और इन दोनों किरणों के बीच ये बना कोण क्या बोला जाएगा? विचलन कोण बोला जाएगा। इसको हमने विस्तृत इस पिछले वीडियो में समझाया, तो वही कह रहे हैं, आप एक बार इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ डेरिवेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पतम विचलन क्या है। अल्पतम विचलन, तो अल्पतम विचलन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरे और उसके मार्ग में कम से कम, थोड़ी से थोड़ी, छोटी से छोटी कोण पर किरण विचलित हो, मतलब जो किरण जा रही थी उसका विचलन सबसे कम कोण पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पतम विचलन बोलेंगे। और अगर किसी किरण में अल्पतम विचलन होता है
तो क्या होता है, ध्यान रखेंगे कुछ कंडीशन होती हैं कि I1 जो है वो I2 के बराबर होगा अल्प विचलन की स्थितियों में। I1 किसके बराबर होगा, I2 के। दूसरी चीज I1 माइनस R1 का मान बराबर होगा I2 माइनस R2 के बराबर। I1 किसके बराबर होगा, I2 के बराबर अल्पतम विचलन की स्थिति में। और I1 माइनस R1 किसके बराबर होगा, I2 माइनस R2 के। तीसरी चीज, अगर आधार के ये दो कोण हैं ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों आधार के कोण क्या हैं, अगर आपस में बराबर हैं तो जो किरण होगी वो आधार के समांतर ही जाएगी। प्रिज्म के अंदर जो किरण होगी वो आधार के बिल्कुल समांतर होगी। ये अल्पतम विचलन की स्थितियां हैं। अब हम प्रूफ पर आते हैं, इसमें संबंध कैसे निगमन करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन की स्थिति में हमको स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, n बराबर क्या होता था, साइन I अपॉन साइन R। ये तो हमने पढ़ा था स्नेल का नियम। अब मेन चीज प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमको I और अपवर्तनांक R के मान निकालने हैं, वो भी इस फिगर की सहायता से। ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिगर में हम डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने वहिस कोण पढ़ा था। वहिस कोण के बारे में बता दें, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें और ये बाहर का बना कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये बताया था, पिछले निगमनों में भी हमने इसको प्रयोग किया है। तो यहाँ जो डेल्टा है ये क्या है, वहिस कोण है, क्योंकि डेल्टा वहिस कोण है किसका, त्रिभुज RQT का, त्रिभुज RQT का। देखो इस त्रिभुज की भुजा को बढ़ाया हमने तो ये डेल्टा वहिस कोण बना, तो इसका मान जो होगा तो डेल्टा बराबर किसके होगा, कोण RQT, कोण RQT प्लस कोण RTQ, इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर RTQ। अब हम ध्यान दें, इसके मान निकालें। तो हम समझा रहे हैं आपको, मान देखिए ये वाला कोण पूरा I है तो यहाँ वाला कोण भी ये कितना होगा, पूरा का पूरा I होगा। नीचे वाला कोण R है तो ये कितना बचा, I1 माइनस R1। और ऐसे ही ये पूरा I2 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, I2 होगा। तो ये वाला कोण कितना बचा, I2 माइनस R2। ध्यान रहेगा, ये R2 है और ये पूरा I2 है, तो ये वाला कोण, इतना ऊपर वाला कोण कितना बचा, I2 माइनस R2। ऐसे ही ये पूरा I था तो ये भी पूरा क्या है, I1 है, और ये वाला कितना है, R1 है, तो ये कितना बचा, I1 माइनस R1। इतना ऊपर वाला कोण जो बचा ये कितना बचा, I1 माइनस R1। अर्थात RQT का मान क्या होगा, I1 माइनस R1, और RTQ का मान क्या होगा, I2 माइनस R2। ये डेल्टा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा I1 प्लस I2 एक पास कर लिए हमने, माइनस R1 R2 एक पास करेंगे, उनसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2। ये दोनों माइनस के थे, एक पास करके हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब हम इन I1 I2 और R1 R2 पर डिस्कस करेंगे। R1 R2 का मान निकालने के लिए लेंगे चतुर्भुज AQMT से, चतुर्भुज AQMT से। ध्यान देंगे, ये वाला कोण 90 अंश है तो ये अंदर का इतना कोण कितना होगा, 90 अंश। ध्यान रहेगा, ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 अंश। ध्यान रहेगा, देखिए लंब है तो ये वाला भी क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला कोण भी क्या होगा, लंब। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण A प्लस ये तो कोण A हो जाएगा, ये क्या कोण हो जाएगा, 90 अंश, प्लस कोण QMT, QMT प्लस चौथा कोण क्या हो जाएगा, ये भी कितना है, 90 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। इस चीज़ को समझे, ये चतुर्भुज है AQMT, इसके चारों कोणों का योग से चारों
कोणों का योग। ये चारों कोणों का योग हमने निकाला। पहला कोण क्या था हमारा, ए था। दूसरा कोण क्या था, ये 90 अंश का, डायरेक्ट हमने नाम नहीं लिखा, इसको 90 अंश लिख दिया। ये कोण क्या था, QMT था, और ये वाला कोण भी 90 अंश। तो यहाँ से हमने मान निकाला, तो QMT बराबर क्या हुआ 360, 90 और 90 उधर गए 180 हो गए माइनस का, और ये एक एंगल उधर चला गया तो कोण ए माइनस का हो गया। तो यहाँ से कोण QMT बराबर क्या आया, 360 में से 180 गया, 180 माइनस ए आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे R1 R2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज QTM से, त्रिभुज QTM से तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग निकाल लेंगे। तीनों कोणों का योग, ये वाला कोण R1 है, ये R2 है, और ये अलग। तो कोण तीनों कोणों R1 प्लस R2 प्लस कोण QMT बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये R1 था, ये R2 था, और इसको क्या लिख दिया, QMT। QMT का हम मान निकाल चुके हैं, डालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए बराबर 180 अंश। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए उधर पहुंच जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसका मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखा। जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बराबर I1 प्लस I2। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम अल्पतम विचलन की जो हमने बात की थी इसको समझेंगे। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन के लिए बताया था I1 किसके बराबर होगा, I2 के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं I। ठीक है, तो I1 माइनस R1 बराबर I2 माइनस R2, ध्यान रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 बराबर थे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से R1 बराबर क्या आ जाएगा, R2, और इसको हमने किसके बराबर मान लिया, R के। और अल्पतम विचलन में डेल्टा को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा M लिख देंगे। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। I1 I2 को हम लोग I लिख देंगे। I1 माइनस R1 बराबर होता था I2 माइनस R2 के। I1 I2 बराबर थे, कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो R1 बराबर R2 आया, और उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल r के बराबर, और डेल्टा को डेल्टा M के बराबर। यह मान समीकरण, इसको मान लें 2 और इसको मान लें 3, समीकरण 2,3 में रखने पर इसके मान रख देंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो R प्लस R बराबर कैपिटल A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2R बराबर कैपिटल A, और स्मॉल r बराबर क्या आ जाएगा A/2। ध्यान रहेगा। इस वाले पोर्शन में मान रखेंगे तीसरी समीकरण में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा M, डेल्टा की जगह आप क्या डाल देंगे, डेल्टा M प्लस A बराबर क्या आ जाएगा I प्लस I, तो डेल्टा M प्लस A बराबर क्या आ जाएगा 2I। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। ध्यान रहेगा। चूंकि अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में क्या था, स्मॉल n बराबर साइन I बटा साइन R, तो हम साइन I और साइन R के मान डाल देंगे, तो हमारा स्मॉल n बराबर क्या आएगा साइन I का मान डालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डेल्टा M/2। ध्यान रहेगा। और साइन R बराबर क्या आ जाएगा, साइन R का मान डालेंगे तो कैपिटल A/2। तो ये जो हमने सूत्र निकाला है यही अपवर्तनांक और विचलन कोण के बीच संबंध भी है,
और इसको हम कह सकते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये अगर डेरिवेशन आपने अच्छे से समझा है तो आगे के डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे हैं, बट न्यूमेरिकल इन डेरिवेशंस पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब एक और छोटा सा पॉइंट समझेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा होगा कि अल्पतम विचलन के लिए सूत्र। अल्पतम विचलन का मान निकालना है, अल्पतम विचलन को डेल्टा एम का मान निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो चूंकि छोटे कोणों के लिए, छोटे कोण होते तो बताया था आपको हमने, साइन थीटा बराबर किसके होता है, अपने कोण के ही बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, अपने कोण के बराबर। और इसी प्रकार छोटे कोणों के लिए साइन a/2 जो था वो भी अपने कोण के ही बराबर हो जाएगा। अगर इसका मान हम यहाँ सूत्र में डाल दें, इस वाले सूत्र में, इस चित्र को मिटा रहे हैं हम, अगर यही मान हम इस सूत्र में डाल दें तो क्या आ जाएगा, n = a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपान में a/2, 2 अपान का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, स्मॉल n = a प्लस डेल्टा एम अपॉन a की मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हो जाएगा na बराबर a प्लस डेल्टा m। और अल्पतम विचलन का मान निकालना है तो डेल्टा m बराबर na और a को उधर भेज देंगे तो माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा m का मान निकलेगा, a कॉमन ले लेंगे, n-1। ये अल्पतम विचलन का फार्मूला है। अभी आगे कुछ और भी हम फार्मूले समझेंगे। अब हम बात करेंगे दो और टॉपिक के बारे में, कोणीय वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को हमने पहले समझा था, एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता था कि प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण होकर गुजरती थी तो ये अपने 7 रंगों में टूट जाती थी, और इन 7 रंगों में इस किरण का टूटना ही क्या कहलाता था, वर्ण विक्षेपण। अर्थात श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म के द्वारा अपने रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंगों का अलग अलग हो जाना, क्योंकि श्वेत प्रकाश की किरण जो है 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये आपको वीडियो में समझाया था, विव ग्योर वाला पोर्शन। तो किसी श्वेत प्रकाश की किरण का प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ पर कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसका मतलब है ये है कि जो प्रकाश की रंग किरणें निकली हैं, जो ये 7 रंगों की प्रकाश की किरणें निकली हैं, इन निर्गत किरणों के बीच कितना कोण है, अर्थात किन्हीं 2 रंग की निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली, किन्हीं 2 रंग की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच का कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर हम ये रेड कलर ले लें और ये वायलेट कलर ले लें तो इनके बीच का जो कोण होगा इसको हम क्या कहेंगे, थीटा, अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं 2 रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण लें, किन्हीं भी 2 रंग की निर्गत किरणों के बीच बनाया गया कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर छोटे चित्र के माध्यम से इसको हम समझें तो मान लीजिए प्रकाश किरण प्रवेश की और 2 रंगों में ये टूट गई, ये 2 रंग पहला है और ये दूसरा कलर है, तो इन 2 किरणों के बीच जो कोण बनाया जाएगा उसको हम इन 2 रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ये 2 रंग कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने रेड और अगर वायलेट की बात करें तो कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। और इस थीटा का मान निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या डाल देंगे, del v माइनस del r। वायलेट रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण विचलन और लाल रंग का विचलन, इन दोनों का अंतर। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा कहते हैं। अगर इनका फार्मूला हम पुट कर दें
तो डेल वी के लिए क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग डेल वी का फार्मूला डालेंगे, तो a ब्रैकेट में एन वी माइनस 1, डेल वी का भी हमने फार्मूला निकाला था, डेल एम बराबर a n माइनस 1, इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। और डेल आर के लिए वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a n r माइनस 1, दोनों के पास a है, कॉमन ले लेंगे a, तो क्या बचेगा एन वी माइनस 1, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एन आर माइनस माइनस प्लस का 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा वी आर, वायलेट और रेड के बीच के लिए a एन वी माइनस एन आर, ये आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण आ गया बैगनी और लाल रंग के लिए। दूसरा है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, तो किसी पतले प्रिज्म द्वारा, अगर कोई प्रिज्म पतला है, अल्पतम विचलन उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे प्रिज्मों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का अर्थ होता है किसी पतले प्रिज्म द्वारा बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण। किसी पतले प्रिज्म के लिए बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग, इसको माध्य रंग भी कहते हैं, पीले रंग के अल्पतम विचलन के अनुपात को, बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले और या कह सकते हैं माध्य रंग के विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बैगनी लाल रंग के बीच के कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग डेल्टा वाई येलो रंग के लिए विचलन के अनुपात को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका भी अगर हम फार्मूला डेराइव करें तो डब्ल्यू थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a एन वी माइनस एन आर, और अगर डेल वाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a एन वाई माइनस 1, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये हमारा ओमेगा क्या आ गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। यह पतले प्रिज्म के लिए सूत्र लगाया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली है जो इम्पॉर्टेंट तौर से कभी कभी पूछी जाती है, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। अगर पिछला वीडियो आपने देखा तो प्रकीर्णन को आप समझते होंगे, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रकीर्णन आखिर है क्या? तो जब किसी माध्यम में प्रकाश चलता है तो माध्यम के छोटे छोटे कण उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं और इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का मार्ग में पड़ने वाले छोटे कणों के द्वारा सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये घटना होती क्या है, ये मान लिया कोई छोटा सा कण है, कोई प्रकाश किरण आई, इस कण ने इस प्रकाश को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद यह किरण प्रकाश क्या करेगा, किरण को जो कण है ये प्रकाश को चारों दिशाओं में उत्सर्जित कर देगा। पहले अवशोषित करेगा, उसके तत्पश्चात तुरंत ही इस प्रकाश को चारों दिशाओं में एक स्रोत की तरह फैला देगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यही वो घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो हमें आकाश है वो लाल दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, रात्रि के समय आकाश काला दिखाई देता है। ये सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन नियम से संबंधित हैं। टिंडल प्रभाव जो है वो भी प्रकीर्णन नियम से ही संबंधित है। तो यहाँ पर प्रकीर्णन तो हमने समझ लिया, बट लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है? जो घटनाएं हमने बताई थी अभी आपको, आकाश का नीला दिखाई देना और समुद्र का लाल दिखाई देना, नीला दिखाई देना, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देना, ये सारी घटनाएं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी और 1-2 नंबर में अधिकतर पेपर में बोधात्मक प्रश्नों में पूछी जाती हैं। तो लॉर्ड रेले ने बताया था कोई भी प्रकाश जो प्रकीर्णित हो रहा है उसकी तीव्रता आई, इंटेंसिटी, लॉर्ड रेले के हिसाब से जो लॉर्ड रेले ने नियम बताया था उसमें बताया था कि किसी भी प्रकीर्णित अर्थात किसी कण द्वारा फैलाए गए प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी, प्रकाश जो प्रकीर्णित होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। लॉर्ड रेले ने बताया था कि किसी भी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता
उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है और इसी को लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। परंतु यह नियम तब लागू होगा जब कण का आकार, जो साइज हो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा हो। यह नियम तभी लागू होगा जब साइज होगा कण का वो लैम्डा अर्थात तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रिज्म से संबंधित निगमन और सूत्रों के बारे में समझा है। अगले वीडियो में हम प्रकाश के तरंग रूप को और हाइगेंस के तरंगिता सिद्धांत को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।